हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एप्लीकेशन सक्सेस मंत्रा में दीपक राय में। मैं दीपक राय आप सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। शाम को 6:30 बजे आपके हिंदी की क्लास प्रैक्टिस सेशन है। थोड़ा सा डिले हुआ है 10 मिनट कनेक्ट करने की वजह से, और कल क्लास नहीं चल पाई थी। मैंने आपको नोटिफिकेशन दिया था, सर्वर का इशू था। तो जितने भी छात्र यहाँ पर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच रहा है, क्लास को ज्वाइन करें। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है वर्णमाला, और आज की क्लास में जितने भी प्रश्न आपको पढ़ाए जाएंगे सारे इंपॉर्टेंट है, और वर्णमाला से इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि जो वर्णमाला का आपको जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो दी गई थी, जो कि हमने डिटेल में थ्योरी क्लास पढ़ाई है, वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। थोड़ा सा ओवरव्यू हम यहाँ पर फिर से देंगे, फिर अपने अभ्यास सत्र की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए, स्वागत है सभी का। तो सबसे पहले दोस्तों, वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या है? ठीक है, तो देखो, वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। और वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसका कि खंड नहीं किया जा सकता, है ना। तो वर्णमाला क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और वर्णमाला कहते किसे हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ये चार्ट आप लोग एक बार देखो, क्योंकि हमने डिटेल में आपको तो बताया ही है। इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो वर्णमाला का पूरा सार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि स्वर वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखोगे तो स्वर का मतलब क्या होता है? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, है ना, जो बिना किसी की सहायता से। और हिंदी में जो कुल स्वर हैं वह 11 हैं, और 2 ठो अंगा और आहा यह अयोग वाह आते हैं। ठीक है, तो सामान्य स्वरों की संख्या कितनी है? 11, और अंगा और आहा आपके कितने आते हैं? 2 अयोग वाह होते हैं, टोटल 13। तो यहाँ पर देखोगे, सबसे पहले तो बेसिक समझा दो, क्योंकि थ्योरी क्लास मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, और हम आशा करते हैं कि आप लोग वो क्लास देख रहे होंगे। देखो, स्वर की बात करते हैं, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, किसी की सहायता इसमें नहीं होती है। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये अंगा और आहा है, इसको अयोग वाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोग वाह कहा जाता है। तो ये 2 मिलकर टोटल 13 हो जाते हैं। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में जब 11 और 13 दे तो आपको 11 ही लगाना है। अगर 11 नहीं दिया है तो आप 13 लगा सकते हो जब 13 दिया हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये अयोग वाह होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, ये जितने भी ये आप देख रहे हो ना, ये 25 है ना, इसको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, और हिंदी में कुल स्पर्श व्यंजन कितने हैं? टोटल 25 होते हैं। इनको स्पर्श व्यंजन क्यों बोला गया है? क्योंकि ये आपके मुख से कहीं ना कहीं से स्पर्श होकर निकलते हैं। जैसे कि अगर हम कवर की बात करते हैं, ये कंठ से आता है ना। च्वर की बात करते हैं, ये तालव से आता है। अगर हम टवर की बात करते हैं, मूर्धन होता है। ठीक है, तवर की बात करते हैं, दंत होता है, और पवर ओष होता है। तो क च ट त प। ठीक, तो ये आपके क्या होते हैं? ये 25 स्पर्श व्यंजन है। ये आपके मुख द्वार से कहीं ना कहीं से स्पर्श होकर निकलते हैं, वहीं से उसका उच्चारण स्थान बोला गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो भी कवर्ग हैं ये आपके कंठ हैं। ठीक है, अभी प्रैक्टिस सेशन में सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये जितने भी चवर्ग हैं ये तालु से हैं। ठीक है, तालु से हैं, तालव्य हैं। ये जितने भी टवर्ग हैं ये मूर्धन्य है। ठीक है, जितने भी तवर्ग हैं ये आपके दंत हैं, और जितने भी पवर्ग हैं ये आपके ओष्ठ हैं। ठीक है, तो ये टोटल 25 होते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि स्पर्श व्यंजन कुल कितने होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन आपको लगाना है 25। ठीक, इसके बाद देखो, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। यर लव। ठीक है, यर लव, और ये अल्प प्राण भी होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और ये अल्प प्राण भी कहे जाते हैं। यानी कि अभी बताऊंगा अल्प प्राण महाप्राण, जिसमें अल्प प्राण मतलब वायु, और आपके मुख से जहां पर कम वायु निकलती है उसको अल्प कहा जाता है, जहां पर ज्यादा वायु निकलती है उसको महा कहा जाता है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये आपके देखो, ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये देखो आपका, ठीक है, श श श ह, और ह को काकल्य वर्ण भी कहा जाता है, इकलौता वर्ण है जो काकल्य है। ये देखो, ये वाला स आपका दंत है। ठीक है,
ये वाला स आपका मूर्धन्य है, षटकोण वाला स मूर्धन्य स बोला जाता है, और ये वाला स तालु से निकलता है, इसको तालव्य बोला जाता है। ठीक है, उस व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त अक्षर कितने होते हैं, संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, ये भी आपके 4 होते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे 6, ठीक है, ये किसका मेल है, क प्लस ये आपका श हो गया। ठीक है, अगर आप त्र देखोगे, ये किससे बना है, त प्लस र, ये 2 वर्णों से मिलकर बना है। ठीक है, व्यंजन से मिलकर बना है। ज, ठीक है, प्लस ये आपका ज्ञ बना है। इसके बाद आप देखोगे आपका श, ठीक है, प्लस र, ये आपका स्र। ये टोटल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप लोग का फिर से चीज़ें रिकॉल हो जाएं और प्रैक्टिस करने में आपको मजा आए। चलिए, नमस्कार, स्वागत है महेंद्र कुमार, दीपक राज और जितने भी छात्र यहाँ पर लाइव हैं। नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचा होगा। डेली शाम को 6:35 तक क्लास में आ जाया करिए। ठीक है, 6:35 पर क्लास स्टार्ट हो जाया करेगी। दिव्या वर्मा आप भी हैं, दीपक राज और महेंद्र कुमार, आप सभी छात्र यहाँ पर हैं। चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये चीज़ें समझ में आ गई। आगत व्यंजन या इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। देखो, द्विगुण मतलब क्या, गुण, और द्वि मतलब दोहरा। ये दोहरे गुण लिए हुए होते हैं। अब इन व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन क्यों कहा जाता है, देखो हिंदी में देखोगे तो ये आपका ऐसे भी प्रयोग होते हैं और ऐसे भी लिखे जाते हैं, और नीचे बिंदी लग जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर लिख रहे हो घड़ा, घड़ा लिखा, ठीक है, यहाँ पर एक इस प्रकार से भी इसका प्रयोग हो रहा है। और अगर आपने डरना लिखा तो ये भी ड है, लेकिन बिंदी लग जाने से इसका दोहरा गुण हो जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पर पढ़ना लिखते हो, ठीक है, ये अड़ा हो गया। इसी प्रकार से आप लिखते हो ढपली, ठीक है, तो ये इसके रूप में प्रयोग होता है। तो हिंदी में आगत या द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, उस व्यंजन 4 होते हैं, अंतस व्यंजन 4 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं। तो आयोगवाह है, अंगा और अह वह आयोगवाह है। स्पर्श व्यंजन कुल कितने होते हैं, 25 होते हैं, क च ट त प। और ये कहाँ से बोले जाते हैं, इनका जो उच्चारण होता है। तो डिटेल वाली क्लास में और एक छोटी सी मैं ट्रिक हमेशा बताता हूँ। अगर आपको स्पर्श व्यंजन में थोड़ी सी परेशानी होती है तो थोड़ा सा यहाँ पर एक फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ, ये कवर्ग है, ठीक है, सपोज दैट मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, रुकिए, ये कवर्ग है। कवर्ग किससे है, कवर्ग कंठ से है, के फॉर कंठ हो गया। ये आपका चवर्ग है, तालव है, इसको टी लिख दो। ये मूर्धन्य है, ये हो गया। ये आपका दंत है, ये आपका ओ है। तो ये जो वर्ग है आप देख रहे हो, तो एक सीक्वेंस शॉर्ट ट्रिक बन रही है, केटीएम डीओ, है ना। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। कंठ में कौन कौन आएगा, सारे कवर्ग आएंगे। ठीक है, तालव में कौन आएगा, चवर्ग आएगा, तवर्ग मूर्धन्य में आएगा। और यहाँ पर आपका ये तवर्ग हो गया, दंत हो गया, और ओष्ठ पवर्ग में आएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। तो थोड़ा सा बेसिक मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस करने में आपको आसानी होगी। बाकी लेक्चर क्लास अवेलेबल है, आप इसको देखिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखेंगे। ठीक, ये सीन आपको समझ में आ गया। एक चार्ट आपको और दिखाते हैं, दूसरा चार्ट देखिए। देखिए ये चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है और ये सब आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दी जाएगी। ठीक, इस चार्ट से ही पूरे वर्णमाला के और जितने भी प्रश्न बनते हैं। जैसे देखो आप, ये अ क्या है, ये स्वर है, ठीक है, अ आ इ ई ओ ए ऐ ओ औ। ठीक, ये स्वर हैं। कितने स्वर आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कितने हो रहे भाई, हाँ, री नहीं है इसमें। ठीक है, ये इनका उच्चारण स्थल क्या है, उच्चारण देखोगे कंठ है, आ का भी कंठ है, ई का उच्चारण स्थल तालव्य है, बड़ी ई का उच्चारण स्थल तालव्य है। दोनों जो ऊ हैं वो ओष्ठ से हैं। ए और ऐ ये कंठ तालव्य हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये चार्ट है। अभी आगे आपको इस पर आधारित सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद ओ और औ आप देखोगे तो कंठोष्ठ है। ठीक है, इतनी ध्यान चीजें आ गई। यानी कि अ और आ जो स्वर हैं ये कहाँ से निकलते हैं, हमारे कंठ से निकलते हैं, अ और आ। इसके बाद अगर हम छोटी ई और बड़ी ई कहते हैं तो ये तालु से निकलते हैं, जो कि चवर्ग में आते हैं। ठीक है, जितने भी चवर्ग हैं तालव्य आते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ ओष्ठ से निकलते हैं।
ए और ऐ कंठ और तालव्य का मेल है, कंठ तालव्य, ठीक है। और ओ और औ कंठोष्ठ है, जिसमें कि कंठ प्लस ओष्ठ का रोल है, इसलिए इसको कहा जाता है कंठोष्ठ कहा जाता है, ठीक। अब देखिए ये मात्रा के आधार पर हस्स स्वर है, दीर्घ स्वर है। आपको पता है जहां पर एक मात्रा होती है, ठीक है, उसको हस्स स्वर कहते हैं, जहां पर दो मात्रा होती है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इस आधार पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो मात्रा है इसलिए ये दीर्घ है, यहाँ पर दो मात्रा है दीर्घ है, ये हस्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जीवा के आधार पर ये मध्य स्वर है, ये पश्च स्वर है, अग्र स्वर है। जीवा आपकी देखो जो जीभ होती है, ठीक है, ये अगला हिस्सा है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये अगला हिस्सा है, ये आपका मिडिल वाला है, और इसके बाद आपका ये वाला जो दोस्तों जो है ये आपका पिछला हिस्सा है, ये लास्ट वाला है, ठीक है, ये लास्ट वाला है, अंतिम वाला पिछला हिस्सा है। तो आप देखोगे यहाँ पर मध्य स्वर कौन सा, इकलौता मध्य स्वर है, ये जो मिडिल वाला इकलौता स्वर है इसको आ कहा जाता है। हिंदी स्वर में वर्णमाला में मध्य स्वर जो है जीवा की पोजीशन के आधार पर वह एक ही है, आ मध्य स्वर, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, पश्च स्वर पश्च स्वर पश्च स्वर पश्च स्वर और पश्च स्वर। कितने पश्च स्वर निकल के आ रहे हैं आपके, 1 2 3 4 5, कौन कौन से हैं, आ, ठीक है। तो यहाँ पर जो लास्ट में आप देखोगे जब आप उच्चारण करोगे तो ये पश्च स्वर निकल के आ रहा ना, आ, बड़ी जो बड़ी मात्रा है आ हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो ऊ, आप ऊ बोल रहे हो, बड़ा ऊ बोल रहे हो, ये भी आपका क्या है, पश्च है, ठीक है। इसके बाद जब आप ओ बोलते हो, ठीक है, और औ बोलते हो तो ये भी आपका पश्च है। कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा, समझिए कि फिर से रिकॉल में करा दे रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ, नहीं समझेंगे प्रॉब्लम आपको ही होगी, ठीक है। मध्य स्वर इकलौता है, कौन सा है, अ है। पश्च स्वर कौन सा है, आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर ओ औ और यहाँ पर आ है, और यहाँ पर आप देखोगे तो ई है, ये आपका सॉरी ऊ है और बड़ा ऊ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद आप देखो क्या हो रहा है, अग्रस्वर, ये जो अगला पोजीशन है, अग्रस्वर में कौन कौन से आते हैं, अग्रस्वर में आपका ई है, बड़ी ई है, क्योंकि जैसे आप ई बोलते हैं तो आपको ये रियलाइज होता है, ये फील होता है कि हमारी जीवा के अगले हिस्से से इसका उच्चारण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ई होए, बड़ी ई हो गया, ठीक। इसके बाद अगर आप देखोगे अग्रस्वर कौन सा है, ए है, ए आपका क्या है, अग्रस्वर है, और कोई अग्रस्वर है नहीं है। तो कुल अग्रस्वर कितने आप देख रहे हो, 4 है, यहाँ पर ए और ऐ, ठीक है। तो अग्रस्वर कुल कितने हैं आपके, 4 हैं। कितने हैं, काउंटिंग से भी प्रश्न आ सकता है, 1 2 3 4, 4 अग्रस्वर हैं, और आपके 1 2 3 4 5, 4 अग्रस्वर हैं, 5 पश्च स्वर हैं, और 1 आपका मध्य स्वर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, 4 + 1 = 5, ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा। तो 4 अग्रस्वर हैं, 1 मध्य स्वर है, और 5 क्या है आपके पश्च स्वर है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक, 1 आपका मध्य हो गया, फिर 1 2 3 4, ठीक है। समझ गया आप लोग, बातें समझ में आए, किसी को कोई डाउट हो, दिक्कत हो, कमेंट करिएगा। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकते हैं, समझिए इसको। अब देखो विवृत, अर्धविवृत, संवृत, मुख द्वार खुलने के आधार पर, ठीक है, मुख द्वार खुलने के आधार पर। तो देखो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर लगभग बंद होता है, लगभग बंद होता है, लगेगा कि बंद है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं विवृत कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहेंगे, संवृत, सॉरी, उन्हें हम संवृत। जैसे आप देखोगे मुख द्वार लगभग बंद होता है, आप ई का उच्चारण करेंगे, बड़ी ई का उच्चारण करेंगे, आप देखोगे लगभग आपका बंद रहेगा, ई, बड़ी ई, तो ये बंद रहेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बातें, बताते चलिएगा। अर्धसंवृत, अर्धसंवृत का होता है जिनमें मुख विवर आधा बंद होता है, ठीक है, इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो मुख के खुलने बंद होने के पोजीशन के आधार पर विवृत, अर्धविवृत, संवृत, वृत्तमुखी जो गोला बन जाता है मुख आपका,
तो वो चीजें हैं। अब चलिए इसको समझते हैं, कैसे हम समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। चलिए इतनी चीजें बेसिक थी, बता दिया हमने। अब आते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन पर। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार से एक माला बनती है, क्या बनती है? एक माला बनती है, और फूल होता है ना, एक फूल से आप माला नहीं बना सकते, लेकिन बहुत सारे फूल मिलकर जब उसको पिरोया जाता है तो वो माला बनता है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। और जो वर्ण है वह अखंडनीय होते हैं, इनका खंडन नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप देखोगे क है ना, तोड़ोगे तो ये अपने में एक है, ठीक है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? कुल 52 वर्ण हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है, पूछा जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। जो बच्चे इस क्लास को रिकॉर्डेड देखेंगे तो ये उनकी जिम्मेदारी है भाई कि आप कंप्लीट वीडियो देखिए, हम कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है। क्लास डेली हो रही है, कभी कभार नेटवर्क इशू की वजह से हो सकता है दिक्कत हो जाती है, लेकिन हम क्लास आपको रेगुलर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी है? तो अभी दोस्तों मैंने बताया कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? कुल 11 स्वर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 11 स्वर हो जाएगा। इसके बाद जो अंगः और अह है, इनको कहा जाता है अयोगवाह। क्या कहा जाता है? इनको अयोगवाह कहा जाता है, ठीक है। तो इनकी काउंटिंग आप स्वर में नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको 13 लिखा मिले एग्जाम में तो आप 13 लगाकर आ सकते हो, ठीक। चले आगे, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन देखते चलिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाई भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह क्या है? वर्ण ही तो है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है, इसको वर्ण कहा जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है, तो हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? अभी मैंने आपको जो पहला चार्ट दिखाया था जिसमें कि मैंने बताया कि भाई देखो कुल 11 स्वर हैं, 2 अयोगवाह हैं, 25 स्पर्श व्यंजन है, 4 ओष्ठ व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। 2 द्विगुण या उच्छिप्त उनको कहा जाता है। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। जैसा कि ये चार्ट आपको मैंने पहले ही दिखा दिया ताकि आपकी बेसिक क्लियर हो जाए। तो देखो वर्णमाला में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुल कितने वर्ण होते हैं? कुल आपके 52 वर्ण होते हैं, ठीक। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट देखिए, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, तो भाई संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, और इनका नाम संयुक्त क्यों पड़ा है? क्योंकि 2 व्यंजनों से मिलकर ये बनते हैं। जैसे कि आपसे पूछे कि ये आपका ये छ किससे बना है, तो आपको लगाना पड़ेगा क और मूर्धन्य श, ठीक है। आधा का और स से मिलकर छ बना हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से त्र है, तो जब त्र का भी आपसे पूछ लिया जाता है तो आधा त प्लस र त्र होता है। ये ज्ञा से ज्ञानी वाला है, तो जब आप इसको करोगे तो आपका ज प्लस या, ठीक है, ये इससे मिलकर बना होता है। और स्र यहाँ पर होता है, ठीक है, स प्लस र, स्र, ठीक है। तो ये इससे बना होता है। तो संयुक्त व्यंजन हिंदी में कुल कितने हैं? 4 होते हैं, और इनका जो मिलने का बनने का है वो मैंने आपको यहाँ पर डिटेलिंग भी बता दिया है, ठीक। चलिए वेरी गुड। राजीव, महेंद्र, दीपक, और कौन कौन है भाई? नाम मैं यहाँ पर सबके देख सकता हूँ, कितने लोग क्लास में हैं। राजीव, दीपक, दिव्या, रवि शर्मा, चलिए स्वागत है सभी का। और 8 बजे आपकी कंप्यूटर की क्लास होगी 8 PM पर। तो देखो भाई, दोपहर 2:15 पर रीजनिंग चल रही है, शाम को 6:30 पर हिंदी है, और 8 PM पर आपकी क्या है? कंप्यूटर। ये 3 क्लासेस आपको अभी दी जा रही हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, क्लास में आया करिए, कम से कम चीजें समझ में आएंगी। देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा। अब दोस्तों आपने देखा कि अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, घोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो मैंने सब पढ़ाया हुआ है। अब आप देखोगे एक पहली चीज यहाँ पर लिखी है, अल्प प्राण। प्राण का मतलब क्या होता है? आपके मुख से कितनी वायु निकली है, आपके मुख से जो वायु निकलती है वह प्राण होता है।
अब भाई अल्प है तो थोड़ी वायु निकलेगी, तो इसी को कहा जाता है अल्प प्राण। महा है, ज्यादा जब वायु निकलती महाप्राण कहा जाता है। अघोष क्या होता है, स्वर तंत्रियों में आपका क्या होता है, बिना नाद या बिना झनक के, झनकार नहीं होती, ठीक है, झनक। सघोष क्या होता है, जो झनक लिए हुए होते हैं, स्वर तंत्रियों में झनक या झनकार होती है। अब आप यहां पर देखोगे, कह रहा है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। सपोज दैट मैं यहाँ पर एक वर्ग लिखता हूँ कवर्ग, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कवर्ग लिख देता हूँ, क ख ग घ अंगा, दिख रहा है आप लोगों को। अब आप यहाँ पर देखो, मैं इसकी नंबरिंग दे रहा हूँ, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग कहलाता है। तो आपको क्या बताना है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यही तो बताना है। तो ये क्या कह रहा है, हर वर्ग का पहला। तो देखो जब आप क बोलते हो तो आपके मुख से कम वायु निकलती है, ग बोलते हो आपके मुख से अल्प वायु निकलती है, ठीक है। तो क्या हो गया, अल्प प्राण हो गया, जो कि 1, 3, 5 का नियम कहलाता है। उसी प्रकार से हर वर्ग का दूसरा और चौथा, घ, आप जैसे क के बाद ख, ख बोलेंगे तो ये दूसरा है, ख बोलेंगे तो ये चौथा है। तो हर वर्ग का दूसरा, चौथा क्या कहलाता है, महाप्राण, महाप्राण कहलाता है। और 1, 3, 5 यहाँ पर अल्प कहलाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये समझो, अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है। हर वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, हर वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कि ये कवर्ग है, ये क है, ये ख है, हर वर्ग का पहला और दूसरा ये अघोष कहलाता है। इसके बाद 3, 4, 5, 3, 4, 5 का नियम क्या कहलाता है, ये आपका सघोष कहलाता है। ठीक है, चीजें क्लियर है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण कहलाता है। क्लियर है भाई, आगे बढ़े, बताइएगा। ठीक है, और जितने भी य र ल व हैं ये भी ध्यान रखना, ये य र ल व, इनको अंत्यस्थ व्यंजन कहा जाता है, ये भी अल्प प्राण में गिने जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 1 मिनट, कहाँ भागे जा रहे हो भाई। पहला, तीसरा, पांचवा हो चुका। अगला देखिए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कहलाता है। चलो भाई, अब तीसरा, चौथा, पांचवा आ गया ना, वो पहला, तीसरा, पांचवा था, यहाँ पर क्या कह रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा कह रहा है। अब आप समझ गए होंगे तीसरा, चौथा, पांचवा मतलब क ख ग घ अंगा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये पूछ रहा है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा क्या कहलाता है, अभी मैंने कहा कि पहला, दूसरा आपका अघोष होता है, बिना झनक लिए हुए, स्वर तंत्रियों में नाद नहीं होता। और तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है, सघोष होता है। ठीक है, और जितने भी स्वर होते हैं, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये भी आपके सघोष होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। और जो भी ह है और आपके अंत्यस्थ य र ल व, जब आप य र ल व बोल रहे हैं, य र ल व, तो ये भी आपके स्वर तंत्रियों में झनक निकल रही है। तो अंत्यस्थ व्यंजन प्लस तीसरा, चौथा, पांचवा और जो ह है आपका, और सभी स्वर मिलकर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ पर विराम लेंगे, थोड़ा सा। चलिए समझ गए बातों को। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष कहलाता है। ठीक,
देखिए सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, सब कुछ हमने पढ़ाया हुआ है, प्रैक्टिस करिए जबरदस्त। ठीक है, कहाँ भाग रहे भाई। अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं? तो अंत्यस्थ व्यंजन कुल कितने होते हैं? कुल आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब आपको एग्जाम में यही सब पहचानने को आएगा। अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर आप देखोगे य र लव। ठीक है, ये आपके क्या है? ये अंत्यस्थ व्यंजन है, य र लव। और अभी मैंने बताया कि अंत्यस्थ व्यंजन में य र लव आपके अल्प भी होते हैं और सघोष भी होते हैं। ठीक है, जबकि ये आपके क्या हैं? ये ऊष् व्यंजन है। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण से स्वर तंत्रियों में रगड़ या ऊष्मा पैदा हो, वह क्या कहलाते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और ये क ख ग घ अगर ये पहचानने को आ जाए तो ये स्पर्श व्यंजन है और इनका उच्चारण कंठ से होता है। त थ द ध ये तवर्ग है, अब तवर्ग का है और तवर्ग में दंत होता है। ठीक है, दंत होता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्या है? ये दंत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, 9वां देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण है। तो हिंदी वर्णमाला में दोस्तों कुल कितने अयोगवाह होते हैं? वर्ण है केवल 2 ही वर्ण है अयोगवाह, और इनकी गिनती स्वर में नहीं होती है। लेकिन टोटल जब 13 बोला जाता है तो इनको मिलाकर बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में स्वर कितने हैं? 11 ही है। ठीक, तो एग्जाम में अगर 11 और 13 दे दे तो 11 लगाइएगा, 11 नहीं दिया है तब 13 लगा कर आइएगा। और अंगा और अह क्या है? ये आपका अयोगवाह है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया भाई, कहाँ अटक गया? क्लास सही से चल रही है? कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखेंगे, फिर जो प्रश्न बचेंगे कल करा देंगे। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। ठीक है भाई, देखो उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जो दोहरा गुण लिए होते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, और जो भी ड़, ठीक है, ढ़ आप देखोगे ये आपका, ये आपके क्या होते हैं? ये उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां प्रश्न देखिए, अर्ध स्वर क्या है? देखो अर्ध स्वर मतलब ऐसे व्यंजन जो कभी स्वर और कभी व्यंजन, ऐसे वर्ण जो कभी स्वर और कभी व्यंजन दोनों में प्रयोग हो लेते हैं, स्वर में भी काउंट हो जाते हैं, व्यंजन में भी काउंट हो जाते हैं, उन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। और हिंदी में केवल 2 ही अर्ध स्वर हैं, या और व। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। और या और व अर्ध स्वर के साथ साथ ये क्या है? अंत्यस्थ व्यंजन भी है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया य र ल व, इसके अलावा 2 और व्यंजन है य र ल व, तो य और व आपके अर्ध स्वर कहलाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। अगला प्रश्न देखिए, लुंठित वर्ण माना जाता है। तो लुंठित मतलब र र र, तो आपकी जीभ क्या है? जीभा। अगर आप र का उच्चारण स्थान कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका जीभ कैसी हो रही है? ठीक है, मुड़ रही है ना, तो यही आपका लुंठित र र र। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, पार्श्विक वर्ण माना जाता है ल, है ना, य र ल ल, य र ल व, ल ल। अगर आप ल देखोगे तो ये आपके पार्श्व हिस्से से, पिछले हिस्से से। नेक्स्ट देखिए, व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखो भाई व, जब आप व बोलते हो ना, व व व, तो आपका ये क्या कह रहा है? व व, दांत और ओष्ठ दोनों मिल जा रहे हैं व बोलने पर, व। तो ये व क्या है आपका? व वर्ण दंतोष्ठ है। ठीक है, तो एक मैं आपको फिगर जो मैंने दिखाया था, ये फिगर आपको पीडीएफ के रूप में दी जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखो, सॉरी इसमें शायद नहीं है क्या? चलिए इसमें नहीं आया है, हाँ ये आपका, ठीक यहाँ पर है। ये देखो, ये वह है ना, वह आपका सघोष है, अल्पप्राण है। अभी मैंने बताया य र ल व, य र ल व, ये क्या है? स्वरतंत्रियों में झनक है, सघोष है। ठीक है, और इनमें एक मात्रा कम वायु निकलती है, साथ में अल्प प्राण भी है, और इनका जो उच्चारण है आपका दांत और ओष्ठ से मिलने से होता है, तो ये दंतोष्ठ होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो
तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ के रूप में आपको दे दी जाएगी, रिवीजन कर लीजिएगा। आगे देखिए, ह वर्ण का उच्चारण स्थल है। तो देखो भैया, ह वर्ण, पहली बात तो ह को काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में मुख आधा खुला रहे और हवा झटके से बाहर निकले। तो जैसे आप ह बोलोगे, ह, आपका मुख आधा खुला है और हवा क्या निकल रही, झटके से बाहर निकल रही। और हिंदी में केवल एक ही काकल्य वर्ण है जिसको कि ह कहा जाता है, और साथ ही साथ ये कहाँ से, ये कंठ से निकलता है। ठीक है, ह वर्ण का उच्चारण स्थल कहाँ पर है, ये आपके कंठ से है और इसको काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न देखिए, श ध्वनि का उच्चारण स्थल है। देखिए सारे प्रश्न पूरे चैप्टर का निचोड़ है, वर्णमाला के पूरे चैप्टर का निचोड़ प्रश्न मैं लेकर आया हूं, और इतनी गारंटी के साथ कहता हूं कि जितना पढ़ा दूंगा मैं, अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। श क्या है, ऊष्म व्यंजन है, आपको पता है। स क्या है, ऊष्म व्यंजन है। श श श और ह ये आपके क्या होते हैं, जैसे कि आपका श हो गया, ये श हो गया, ये स हो गया और ये ह हो गया। अब आप देखोगे ये वाला श क्या कहलाता है, ये वाला श क्या कहलाता है, ये वाला श, ये वाला श का उच्चारण स्थल दंत है। ठीक है, ये वाला श का उच्चारण स्थल क्या है, मूर्धा है, तो इसको मूर्धन्य कहा जाता है। ये वाला श का उच्चारण क्या है, तालु से होता है, तो इसको तालव्य कहा जाता है। ठीक है, तीनों के उच्चारण स्थल को जानिएगा। और ये एक ह कहाँ से उच्चारण स्थल होता है, ये कंठ से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स ध्वनि का उच्चारण स्थल क्या है, स्व हमारा तालव्य है। जब मूर्धन्य पूछेगा तो षटकोण वाला स लगा कर चले आना, और दंत पूछेगा तो ये वाला श सादा वाला लगा कर चले आना। ठीक है भाई, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 2-4 प्रश्न और है, इसके बाद कल इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। करीब 50 प्रश्न है इसमें, और इसके बाद आपकी हिंदी की कंप्यूटर क्लास 8 बजे है। ठीक है, चलिए देखिए, अघोष वर्ण कौन सा है। अब देखो, अघोष वर्ण की पहचान आपको पता चल गई तो प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछेगा। अगर आप 1262 वाला जो पेपर उठाकर देखोगे, तो 1262 वाले पेपर में एक तालिका दे दिया था, और उस बेस पर आधारित आपसे पूछा था, बताओ भाई इसमें क्या कंडीशन है। ठीक, तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। अघोष को मैंने अभी बताया, घोष मतलब झनक नाद, जब स्वर तंत्रियों में झनक नाद होती है उसको सघोष कहते हैं या घोष कहते हैं, घोष या सघोष। और जब नॉर्मल रूप से उच्चारण होता है तो उसको हम अघोष कहते हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। तो यहाँ पर देखो अघोष पूछ रहा है, ये कवर्ग का पहला और दूसरा है कि नहीं भाई। यार लव, अभी मैंने बताया कि जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, ये सघोष हो गया। ठीक है, ये भी आपका श श, ये आपका, ठीक। तो यहां पर आप देखोगे ये आपका क और ख अघोष वर्ण है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, 18वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अग्र स्वर है। अभी देखिए जीवा के आधार पर मैंने बताया ना कि मिडिल में केवल एक ही आता है, अ आता है। और आप यहां पर देखोगे तो आ तो आपका ये मध्य हो गया। ठीक है, इसके बाद आप देखो ए है, आ है, ओ है। तो जब ए आ ओ आप जब बोलते हो तो ये कहां से निकले भाई, कमेंट करो भाई थोड़ा। ठीक है, ए ए ए ए, तो ए आए। ठीक है, आ बोलोगे तो आपका पीछे से होगा, ओ बोलोगे आपका पीछे से होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, अग्रस्वर हो जाएगा। ठीक भाई, चलिए जवाब दे रहे हैं राजीव कुमार, और जो भी छात्र यहाँ पे पढ़ रहे हैं वेरी गुड। चलिए बस 2 प्रश्न और कराएंगे, इसके बाद कल क्लास कंटिन्यू करेंगे, और कल वर्णमाला का सेकंड पार्ट होगा, खत्म हो जाएगा। अनुस्वार किसका कार्य करता है, देखो अनुस्वार, ठीक, आपको पता होना चाहिए। अनुनासिक किसे कहते हैं, डिटेल वाली वीडियो देखकर आओगे भाई तभी मजा मिलेगा आपको। अनुनासिक और निर्नुनासिक। ठीक है, निर्नुनासिक। अनुनासिक मतलब क्या, अनुनासिक नाक और मुंह दोनों का रोल हो। ठीक है, अब यहां पर देखोगे अनुस्वार ये क्या करता है, आपका अंगा, अंगा का अंगा च छ ज, पंचम वर्ण यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर वर्ग का पंचम वर्ण, क ख ग घ अंग, त थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक है, च छ ज झ,
ठीक है, तो इस तरीके से ये हर वर्ग का पंचम होता है। नाक और मुंह अनुनासिक, केवल मुंह निर्नुनासिक। चलो, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले को क्या कहते हैं? तो देखो भाई, आपका जब दांत और जीभ स्पर्श होगा, यानी कि दांत होगे और जीभ स्पर्श होता है, तो आप उसको क्या कहोगे? दंतोष्ठ तो कहोगे नहीं। जब दांत और ओष्ठ स्पर्श होता है तो दंतोष्ठ होता है, लेकिन दांत और जीभ ही केवल स्पर्श हो रही तो वह दंत होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और दंत में कौन कौन से आते हैं? के, टी, एम, डी, ओ, क, च, ट, त, ठीक है, प, तवर्ग। जितने भी तवर्ग होते हैं, त, थ, ठीक है, त, थ, द, ध, न, ठीक है, ये आपके दंत होते हैं। दांत और जीभ के स्पर्श से दंत होते हैं। ठीक भाई, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न देखिए, काकल्य वर्ण कौन सा है? तो देखो भाई, काकल्य वर्ण अभी मैंने बताया कि हिंदी में एक ही काकल्य वर्ण है जो कि ह है, और इसका उच्चारण कैसे होता है, इसकी जो परिभाषा है, इस वर्ण के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला होता है और हवा झटके से बाहर निकलती है। ठीक है, ह, ये काकल्य वर्ण है। ठीक, समझ गया आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोगवाह कहा जाता है। तो देखो भाई, अयोगवाह, तो अयोगवाह अंगा और आहा, ठीक है, ये दो अयोगवाह होते हैं हिंदी वर्णमाला में, और इनको कहा जाता है विसर्ग। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। 25 प्रश्न आज कराते हैं, 25 प्रश्न कल कराएंगे। सभी स्पर्श व्यंजन कौन वर्ग से वर्ग में है? प्रश्न को देखिए, ये जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ ये एग्जाम में आए हुए हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन कुल कितने होते हैं? 25 होते हैं, ये ध्यान रखना। और इसमें कौन कौन सा वर्ग होता है? क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, प वर्ग होता है। हर वर्ग में 5 5 5 होते हैं, टोटल ये 25 है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखोगे ये क वर्ग है, लेकिन यहाँ पर र क्या है? य, र, ल, व, अंत्यस्थ व्यंजन है, ये हट गया। ठीक है, ये आप देखोगे य, र, ल, व, ह। ठीक है, एक कंडीशन, कंडीशन क्या करिए? सभी स्पर्श व्यंजन होने चाहिए। यहाँ पर भी यह देखो है, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर ये कवर्ग है, चवर्ग है, पवर्ग है, ये तवर्ग का द है, तो ये क्या है? ये सभी स्पर्श व्यंजन है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यर, ल, व, ह अंत्यस्थ हो गया, ये स उष् व्यंजन हो गया। ठीक है, तो ये भी कंडीशन गलत है, यहाँ पर कंडीशन गलत है, यहाँ पर कंडीशन गलत है। सी वाला एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि इसमें सभी पूछ रहा है ना, सभी कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, तो सभी में आपका क, च, प, द, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 का सी। वेरी गुड राजीव कुमार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न देखिए। चलिए क्वेश्चन रिपीट है, कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर 26वां देखिए। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है? स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सारा सार देखिए यहाँ पर है। पहली चीज तो क्या होनी चाहिए? स्पर्श व्यंजन है। कंडीशन क्या कह रही है? पहला तो स्पर्श व्यंजन होना चाहिए। अब आपको पता है कि क, ग, घ, घ ये सभी स्पर्श व्यंजन है, क्योंकि ये कवर्ग का है, ये कवर्ग का है। ठीक है, मैं पूरा लिख भी दे रहा हूं, क, ख, ग, घ, अंगा, समझिए इसको। ठीक है, कंडीशन क्या कह रहा है? सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन होने चाहिए, तो ये सभी स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, कंठ ध्वनि होनी चाहिए, तो ये सभी कंठ है, जितने भी कवर्ग होते हैं सब कंठ होते हैं। अघोष और महाप्राण, अब यहाँ पर दो कंडीशन देखनी है आपको, अघोष भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए। तो हर वर्ग का पहला दूसरा अघोष होता है। ठीक है, अघोष, और हर वर्ग का दूसरा चौथा क्या होता है? महा होता है। तो अघोष है, महा है, स्पर्श है और कंठ है, यहाँ पर ख है। ठीक है, क्वेश्चन को समझ गए? बहुत आसान तरीके से हमने एलिमिनेट करके पूरी इस बात आपको समझाई है कि स्पर्श व्यंजन होना चाहिए, कंठ ध्वनि होना चाहिए, अघोष और महाप्राण ध्वनि इनमें से कौन सी है? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। 26 का राइट आंसर सी होगा, राजीव कुमार। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। ठीक, चलिए, अल्प प्राण होता तो ये क अल्प प्राण है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आखिरी प्रश्न है, इसके बाद कल कंटिन्यू करें, क्योंकि 8 बजे आपकी फिर से कंप्यूटर की क्लास है। ठीक है, 8 बजे कंप्यूटर क्लास में जुड़िएगा। अब आप यहाँ पर देखोगे प्लुत, प्लुत स्वर कौन सा है? देखो, हिंदी में ह्रस्व स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर,
और एक है प्लुत स्वर। इनमें क्या होता है, ह्रस्व में एक मात्रा होती है, दीर्घ में दो मात्रा होती है, इसमें तीन मात्रा होती है। इसका साइन ऐसे होता है, आप देखोगे यहाँ पर ओम लिखा हुआ है, ये आपका प्लुत स्वर है। क्या है? ओम आपका प्लुत स्वर है। अ ई उ री, अ ई उ री, ये आपके क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो बड़ी मात्रा होती है वो आपके दीर्घ होते हैं। और यहाँ पर आपका ये ओम जहाँ पर तिगुना, और अक्सर इसका जो प्लुत स्वर का प्रयोग होता है नाटक के मंचन में, जैसे पुकारने के स्वरूप पुकारा जाता है जब किसी को राम, है ना, तो ये एक लंबा चलता है, तो इसमें लगता है तिगुनी मात्रा है। तो ये ध्यान रखना, इसका साइन ऐसे होता है। और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर ओम हो गया। ठीक है, इसके आगे का जो क्वेश्चन है ये हम आपको कल कराएंगे। ठीक है, तो वर्णमाला के सारे चैप्टर से सभी प्रकार के प्रश्न आपको हम करा देंगे, और गारंटी के साथ कहते हैं कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब इस प्रश्न को देखिएगा, इसमें से क्या कह रहा है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, होमवर्क के तौर पर मैं दे रहा हूँ। ठीक है, हालांकि स्क्रीनशॉट आप नहीं ले सकते हैं एप्लीकेशन पर सिक्योरिटी पर्पज से, लेकिन आप इस प्रश्न को देखिए। ठीक है, श श च श कौन सा विकल्प शुद्ध है, कल इसको बताएंगे। और इसके आगे और भी जो 25 प्रश्न हैं, तो टोटल 50 प्रश्न हम वर्णमाला से आपको कराएंगे, और हर सेक्शन से हर चीज़ों को आपको हम क्लियर कर देंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मोड में मिली है, जिस क्लास की प्रैक्टिस होने वाली है, उस क्लास को पहले आप पढ़ कर आओ। ठीक है, तब आपको और मजा आएगा, आपकी इंप्रूवमेंट निकल के आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं, और कल अभी 8 बजे हम आपसे मुलाकात करेंगे कंप्यूटर की क्लास में। दोपहर 2:15 पीयूष सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, 6:30 बजे हिंदी, और 8 बजे आपकी ये कंप्यूटर है। ये 3 क्लास लाइव मिल रही है। इसके बाद फिर अदर सब्जेक्ट की धीरे धीरे क्लासेस आपको दी जाएंगी। ठीक है, क्लास कैसी लगी बताइएगा, और मिलते हैं आपसे रात को 8 बजे, आधे घंटे के बाद, 7:30 हो ही रहा है, आधे घंटे के बाद कंप्यूटर क्लास में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और पढ़ते रहिए। क्लासेस आपकी रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं। कभी कभार कोई टेक्निकल इशू आ जाता है तो क्लास नहीं हो पाती, जिसका कि मैसेज आपको दे दिया जाता है। बिल्कुल परेशान मत होइए, और मन लगाकर जितनी भी चीज़ें हम आपको यहाँ पर पढ़ा देंगे, जितने भी प्रश्नों की हम प्रैक्टिस करा देंगे, हम गारंटी के साथ कहते हैं आपको बस फोकस करना पड़ेगा टाइपिंग पर। टाइपिंग आप अच्छे से करो, डेली आधा घंटा मेहनत करो, 1 घंटा मेहनत करो, और बाकी चीज़ें यहाँ जो पढ़ाई जा रही हैं, क्लास को देखो, जो नोट्स दी जा रही हैं, जो क्वेश्चन मिलेगा, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो 60+ आराम से आप टाइपिंग तो 50 नंबर पे मिल जाएगी। लेकिन जो आपका सिलेक्शन है 65, जो 60 और 65 का आंकड़ा हमने बताया है, 65+ आराम से आप आ जाओगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास। थैंक यू। थोड़ी जाती घरे